मुझे पार्क में टहलना बहुत पसंद था। शायद यही वजह थी मेरे पार्क में आने की। दिल्ली आया तो जॉगिंग के लिए एक अच्छे से पार्क की तलाश की गई और मिल भी गया। काफ़ी बड़ा था, लोग भी काफ़ी थे, सब अपने में मगन थे। कान में स्पीकर लगाए गाने सुनते वर्कआउट करते। सच में दिल्ली वाले लोग कुछ अलग ही पहचान बनाना चाह रहे थे। बस पहचान और कुछ नहीं। मैं भी कहाँ बेकार की बातों में समय ख़राब कर रहा हूँ। इतनी अच्छी जगह, चलो शुरू हो जाता हूँ। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी जॉगिंग शुरू की। करीब 20 से 25 मिनट जॉगिंग करके पसीनों में तर एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की गई जहां लोग कम हों। मुझे जॉगिंग के साथ और बाद एकांत बहुत पसंद है। शायद इसलिए ही मुझे संगीत से एलर्जी है वर्कआउट करते हुए, और शायद इसलिए ही मुझे दिल्ली वाले अलग से लगते हैं, क्योंकि सब के सब किसी न किसी चीज़ से जुड़े हैं। जैसे वो अपने दम पर जॉगिंग भी नहीं कर सकते, उन्हें एक सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर वो ना मिले तो हेल जाए भाड़ में। ऐसे इंसानों से मुझे चिढ़ है। टेक्नोलॉजी के इस संसार से मैं कोसों दूर रहना चाहता था। यार सामने है और एफबी पे रिक्वेस्टें भेजी जा रही हैं, चैट की जा रही हैं व्हाट्सएप पर, और उस यार को भी देखो जैसे फ़ोन ही सब कुछ है। क्या मिला टेक्नोलॉजी से? ये बातें दिमाग से ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि एक ऐसी जगह दिखी जहाँ सिर्फ एक लड़की बैठी थी। नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में बैठी क्या कर रही थी? मैंने सोचा, अजीब है यार दिल्ली के लोग, जिसको जैसा लगे वैसा रूप बना लेता है सिर्फ दिखावे के लिए। अब बताओ, शादी के जोड़े में पार्क में आने से कौन सी शादी हो रही है? बस दिखावा, ना जाने किसको दिखाने आई है। उसके रोने ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैंने सोचा, दिखाने आई है या रोने आई है? वो लगातार सिसक सिसक के रो रही थी। मैं नया था, थोड़ा पूछने में हिचक रहा था, लेकिन और कोई था भी तो नहीं। कुछ थे तो अपने फ़ोन में बिजी, और कुछ लीड लगाए अपने जॉगिंग में, जैसे अगर कुछ अनहोनी हो भी जाए तो आवाज़ देकर बुलाया भी ना जा सके। खैर, अब ये उलझन सुलझाए कौन। मैं कुछ देर देखता रहा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उसके रोने की आवाज़ ने मुझे एक बार फिर उसकी तरफ देखने को मजबूर कर दिया। रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ा, यार जब आपको रोना ही नहीं आ रहा तो आप क्यों रो रहे हो? अब उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, जैसे उसे किसी ने खामोश कर दिया हो। ये बात मुझे हजम नहीं हुई और मैं उसके पास गया। क्या हुआ? सुन रहे हो मुझे? हेलो, सुन रहे हो मुझे? ओ हेलो, आप पागल तो नहीं हो? अगर आपको रोना है ना तो कहीं और जा करो। यार मैं जॉगिंग करके आया हूँ, थका हुआ हूँ यार। प्लीज मुझे कोई शांत सी जगह चाहिए थी और आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। प्लीज यार कहीं और जाओ। ये बात सुनकर जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हूर थी या परी, या जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ी। आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, लेकिन चेहरे पर जैसे कोहिनूर का हीरा। मैं बस देखता का देखता रह गया, जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो। लेकिन अब मेरी आवाज़ ने रुख बदल लिया था। गुस्सा तो कोसों दूर था, किस गली गया देखने का वक्त ही कहाँ था। ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन अब क्या कहूँ, जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और तो और उसकी नज़र जैसे मेरी आंखों में सुई पुरो रही थी। भीगी पलकें जैसे मुझे अपनी आगोश में डुबोकर मारना चाहती थी। ये मेरी सोच थी या कल्पना, या फिर वो सच में मुझे गुस्से में देख रही थी? डरता मैं किसी से नहीं था, लेकिन आज जैसे मुझसे बड़ा डरपोक पूरी दुनिया में कोई नहीं था। आवाज़ निकल नहीं रही थी, लेकिन पूछना बहुत कुछ चाहता था। पूछना चाहता था उसके हर दिल का राज, लेकिन कैसे? जब समय हो गया तो मैं डरते डरते बोला, यार मैं तो ये कह रहा था कि आप रो मत। अच्छा ठीक है, अगर आपको रोना है तो आप रो, मैं ही कोई और ठिकाना ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, आप आराम से रोइए। चूतिया समझ रखा है कैसे? जवाब सुन मेरे तो पसीने सूखने से पहले और निकल आए। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीभ उतनी ही काली। उसने फिर दोहराया, नहीं नहीं, चूतिया समझ रखा है तैने? फिर काहे की बकवास करे जा रहा है? दो घुसान में सेट कर दूंगी, समझ में आई? हाँ समझ गया। फिर निकल आया तू। मैं अब वहाँ से उठा और निकल गया। बेइज्जती वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जीभ भले ही काली हो, लेकिन चेहरे में तो शांति थी ना, जो मुझे गुस्से से काफ़ी दूर कर रही थी। मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा था, बस उसका चेहरा सोच में लिए मैं दोबारा जॉगिंग में लग गया। और फिर मैं उसके चेहरे के साथ पूरे ग्राउंड के 2 चक्कर लगा आया।
जो कि पहले एक चक्कर ही मुझे थका दिया करता था। फिर हारा थका जब पैरों ने साथ छोड़ दिया तो घास पर आकर लेट गया जोर जोर की सांसों के साथ। फिर एक आवाज ने जैसे मेरी सांस ही रोक ली हो। साले तू फिर आ लिया यही? लगे पिट के मोने को। जूती 7 नंबर की है मेरी, तेरा मुंह लाल कर दूंगी। सॉरी यार, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पे आके लेट गया। ध्यान कहाँ? ध्यान कहीं और था, और अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कहीं और भाग के जाऊं और कहीं और लेटूं। तो इतनी तेज भागी क्यों है? वो भी ये पार्क के 2 चक्कर। तू चक्कर वक्कर खा के गिर जाता तो? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने ग्राउंड के 2 चक्कर कब पूरे कर लिए। अच्छा जी, ऐसा कहाँ देख लिया तूने? आपको, आपकी खूबसूरती को। सारे खूबसूरत तो सब होवे, तेरी माँ तेरी बहन खूबसूरत ना है? उन्हें देख के कभी भागा है तू इतनी तेज? ये सुनकर मेरी आवाज एकदम बंद हो गई और मैं डरते डरते उसका चेहरा देखने लगा, जैसे दुर्घटना किसी वक्त हो सकती है। लेकिन फिर वो बोली, डर रहा है कैसे? कोई मैं चुड़ैल हूँ? हाँ माना कि मेरी जुबान थोड़ी काली है, लेकिन है तो मेरी मातृभाषा। और अभी मैंने अपनी बोली बोली कहाँ है? मेरी बोली में तेरे जैसे लौंडन को इतनी गाली है ना, इतनी गंदी गंदी गाली है कि तेरे सुनकर सर घूम जाएगा। अभी खूबसूरत, फिर कल आई लव यू। यार मैंने तुमसे आई लव यू तो नहीं कहा। हाँ बस खूबसूरत कहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे कोई ना, असल में खूबसूरत तो मैं हुई। यही मारा तो वह दिल्ली वाले ने मुँह फंसा लिया, और वहाँ के चक्कर में मैं अपने ब्याह वाले दिन यहाँ आ गई अपने घर बार छोड़ के। अगर वो मौका कहीं दिख गया ना, वहाँ का मर्डर कर दूंगी मैं। उसकी ये बातें मुझे डरावनी लगी। अब उससे लगाव वाली फीलिंग्स को मैंने जैसे खुद ही गला घोटकर मार दिया और उससे पूछा कि तुम इसलिए रो रही थी? अरे ना यार, वो तो मैं अपने बाप को रो रही। भाग के आई हूँ ना तो गले भी न मिल पाई उनसे। उनकी नाक और कटा दी, पता ना कहाँ हो रही होगी वहाँ। मेरी माँ तो मुझे गाली पे गाली दे रही होगी। अब नू समझ ना रही मैं किसको रहूं, वो लौंडा को रहूं, अपने घर को रहूं, कहाँ करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये माजरा है क्या। मैं खुद एकांत में रहने वाला, किसी बेकार के उलझनों से बचने वाला इंसान आज उसकी सारी परेशानियों को जानना चाहता था, उन्हें हल करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, मतलब तुम गांव से अपनी शादी वाले दिन भाग के आई हो एक लड़के के लिए, और वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया? साले चूतिया है क्या? या पूरी कथा गा दी? वो पूछ रहा है सीता कौन है? हाँ नहीं, आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तू करेगा मेरी मदद? काहे को? मैं खूबसूरत हूँ यहाँ मारे? अब मुझे गुस्सा आ गया था। अरे नहीं मेरी माँ, तू सबसे खूबसूरत है। बस अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना तो तुम्हें अपनी चोंच को बंद करना होगा। अबे निकल साले चूतिया, ये आंखें किसे दिखा रहा है? आंखें खींच के बाहर फेंक दूंगी। आज तक कई की हिम्मत नहीं मौसू ऐसे बात करने की जैसे तू कर रहा है। 2 रेप्टन में मुंह लाल हो जाएगा। निकल आंसू हट। और ये कहकर वो चली गई। कुछ लोगों ने उसका शोर सुना और अपने काम में व्यस्त हो गए, जैसे उनकी रोज की आदत हो ऐसे किस्से सुनने की। मैं वही गहरी सोच में डूब गया कि यार ये लड़की बिल्कुल पागल है। सूरत तो दे दी भगवान ने, लेकिन जीभ के साथ साथ अकल भी रख ली। अपने हालात तो कुछ इस कदर हुए, इश्क हुआ भी और इश्क से डर भी गए। अपनी लव स्टोरी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन तभी उसने वापसी की। अरे करेगा मेरी हेल्प? मुझे बड़ा जोर का झटका लगा, लेकिन फिर वो बोली, कैसे अब बहरा हो लिया? करेगा या जाऊं? तुम्हें हेल्प की जरूरत है? अगर इंग्लिश समझ ना आती तो हिंदी में बता दूं। करेगा मेरी मदद? तुम्हें मदद चाहिए? अरे यार सॉरी यार ना हूं मैं तेरी मदद के लिए आई। अगर कर रहा है तो बता दे, ना तो तेरे जैसा भतेरे डोले हैं। अरे बाबा करूंगा मदद, लेकिन कैसी मदद? देख तू मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा के मेरी टिकट करा दे, और मैं भूख लगी है, कुछ खवा दे। उसे पार्क से बाहर लाया तो सुबह कौन सा ढाबा चल रहा था। हाँ, पार्क के बाहर एक आंटी बैठी थी चाय वाली, तो चाय और मट्ठी से शुरुआत की। मैंने 1 चाय और 1 मट्ठी, उसकी 1 चाय और 3 मट्ठी। खाते वक्त मैं किसी को नहीं टोकता था, मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था। लेकिन वो खाने में इतनी बिजी थी कि उसे इतना तक ख्याल नहीं था कि इधर उधर के लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब चाय नाश्ता हो गया तो वो बोली, धन्यवाद।
क्या बात है, तेज तलवार और मीठी धार, कहीं कट ना जाऊं। क्या कही थे ना? तो कुछ नहीं, मैं कह रहा था और चाहिए कुछ। हाँ, एक चाय और मंगा दे। आंटी एक चाय और। वैसे एक बात बता, तू यहाँ पे कब क्यों और कैसे आई? एक लौंडा से प्यार होगा, वो गाँव में मेरी शादी में आया, माने कही भाग चल दिल्ली, मैं भाग गई। अबे तू पागल है क्या? हाँ पागल ही तो हूँ, ट्रेन में भाग गई, जबकि मेरे बाबूजी ना दहेज में वो कार दे रहे। तेरे पापा तो ये दहेज में कार दे रहे थे, फिर भी तू भाग आई? हाँ। पर क्यों? वो लड़का पसंद ना था। मैंने ये बात अपनी मम्मी को बता दी, मेरी मम्मी निकली एक नंबर की चुड़ैल, मैंने वो बात मेरे बाप को बता दी, फिर मेरे बाप ने मुझे बहुत डांटा। पर वो लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं था? अरे वो लौंडा मुझे पसंद ही ना था, क्योंकि जब हम छोटे हैं ना तो मेरी छोटी बहन पे लाइन मारे कराऊ, तब मैं खूबसूरत न दिखे करी, मोटी ही ना ज्यादा। शादी के बाद तो मेरी छोटी बहन से ही चल रही, लेकिन जब मैं जवान हुई ना तो साला मेरी जवानी पर लट्टू हो लिया। फिर मेरी छोटी बहन से मना करके मैं उससे शादी की जिद करने लगा। और तुम्हारे घर वाले मान गए? मानेंगे कैसे ना, बड़ा आदमी जो है। बट यार ये तो गलत है। अब कहा करें, गलत है तो है। उसने भी सोचने जैसी सूरत बना ली और मैंने भी। आज पहली बार मैं इतनी टेंशन में था, समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बाप को गाली दूं या इसकी माँ को। अगर गाली दी तो ये मेरी माँ बहन कर देगी। खैर कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, वैसे यार तुम भाग के तो सही आई हो, लेकिन उस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया। गलत कर तो दिया ना, तू भी एक ही रट लगाया, गलत करो। नू बता आगे क्या करना है। इससे निपट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सोचा मैं भी इसे छोड़कर चला जाऊं, और शायद इसी वजह से वो बेचारा गया होगा। कसूर उसका नहीं, इसकी काली जीभ का है। जब देखो तेज तलवार की धार। प्यार के शब्दों को तो जैसे बोलना ही नहीं चाहती। भगवान ने सूरत तो ऐसी दे दी कि कोई भी दिल दे बैठे, और अगर इससे बात करे तो अपनी किस्मत को कोसे। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो बोली, अब सोचने में इतना टाइम लगाएगा तो फिर कब करेगा मदद, अगले जन्म में? चुप, एकदम चुप। अब मुझे गुस्सा आ चुका था। मैंने मुंह से सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डाली। चाय वाली आंटी बड़ी ध्यान से देख रही थी कि अब ड्रामा होगा। तुम एक ऐसी गंवार लड़की की दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, क्या करना है, कहाँ से आना है, बिना फालतू में भाग के आ गई। ये कोई जिंदगी है, कोई खेल थोड़ी है। ओ समझा, ओ ना समझ आ रही तेरी वो बकवास। अरे समझ तो हमें भी ना आ रही। तो फिर बताना कहाँ करूं? पहले ना अपनी इस जवान पे लगाम लगा, लगाम। बेटा एक संटा फ्रेश दूं, चिकन दूं? नहीं आंटी, फिलहाल तो आप बिल ही दे दो कितना हो गया, और सेंटर में इसके पैसे ना लगा लेना और खुद खा लेना। आंटी समझ गई कि पारा गरम है, बिल दो और इन्हें खिसकाओ। 70 रुपए का बिल देखकर माथा थोड़ा सनका, लेकिन दिए। दिल्ली आए थे तो ये सोचकर कि एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, लेकिन इसी तरह चले तो हेल्प कैटेगरी में नाम आ जाएगा। चले अब चल। कुछ दूर में आगे आगे और वो पीछे पीछे। मैंने कहा, साथ चल। और जब वो साथ चली तो लोगों की नज़र मुझे जैसे शर्मिंदगी का एहसास करा रही थी। कल तक क्या, अभी सुबह तक सब ठीक था। मुझे दुनिया के तौर तरीकों से कोई एतराज़ नहीं था। भले ही मैं पुरानी सोच का इंसान हूँ, लेकिन ऐसी सोच तो मेरी नहीं थी। फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? फिर मैंने देखा कि वो ऊपर से नीचे गहने और लाल जोड़े में थी। यही तो प्रॉब्लम थी। अब अगर इससे कहूँगा कि गहने और कपड़े बदल ले तो ये कहीं मुझे चोर ना समझ ले। एक तो वैसे ही ड्रामा खून है, लोग इकट्ठा करने में देरी नहीं करेगी, ऐसे ही रहने दे। ये सोचकर मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लिया और शर्मिंदगी का घूंट पीकर शराबी की तरह चौड़ा होकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इससे ये तो पूछा ही नहीं कि इसे जाना कहाँ है। रुका तो वो अपनी मस्ती में चले जा रही थी। मैंने आवाज दी तो वापस आकर बोली, रुको। अब क्या हुआ? भूख भूख लगी है कैसे? भूख? मैं 5 मट्टी खा ली, 2 चाय पी ली, फिर भी भूख लग रही है। क्यों? तू इतनी दूर से पैदल ना चला जा रहा, भूख ना लगेगी? मैं पैदल चला रहा हूँ। अबे तो मैं भी तो पैदल चल रहा हूँ। तभी तो सूख रहा है। पार्क के 2 चक्कर में ढेर हो लिया। हमारे गांव में ना लोग कोसों दूर से दौड़ के आवे, और दूध का ये बड़ा ग्लास खत्म। ओहो तुम्हारी जवान अब तो बहुत अच्छी हो गई। कहाँ गया वो गवारपना? अरे गवारपना तो मैं लोगों के मारे करूं ताकि लोग वो कमजोर ना समझे। तो तुम कमजोर हो? ना ना, कमजोर ना हूँ मैं। तू अपना सा लगा, ये हमारे तो प्यार से बात कर रही हूँ ना। तो कोई और होता ना तो जैसे तड़की तो बात कर रही है ना लड़ लड़ के, वैसे ही करती। अब ये मत कहना कि मुझसे प्यार हो गया।
ये बात मुंह से निकल गई, लेकिन क्यों निकल गई? घबरा भी गया, कहीं फिर से ही है। लेकिन इस बार वो मुस्कुराई तो मेरी भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें जैसे मुझसे कह रही हूँ, हाँ प्यार है तुमसे। दिल ने फिर से सारे नियम कानून तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे इश्क में सब चलता है। तो उसने कहा, अरे मैं नू कह रही, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान? डर गया ना? मैं हरियाणा से हूँ। तू बस वो हरियाणा वाली बस में बिठा दे, बाकी तो मैं सब कर लूंगी, मैंने सब देखा है। हम वहाँ से निकले तो मैंने कैब बुलाई बस अड्डे जाने के लिए। वो पूरे रास्ते अपनी हरकतों की तरह उछलती कूदती रही और हर चीज मुझे बताती। ओए ये लाल किला है ना? है ना? ओए इंडिया गेट आ गया। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं उसकी हर हरकत को अपनी दिल की किताब में लिखता जा रहा था। शायद ये प्यार था या कुछ और, मुझे पता नहीं। और फिर कुछ देर बाद वो वहीं सो गई। लेकिन मैं उसे अपने से दूर जाते नहीं देख सकता था, तो मैंने कैब रुकवाई। भाई गाड़ी रोकना एक बारी। आ गए क्या बस अड्डे? नहीं, फिर बाइक रोक दी भैया? मैंने रुकवाई है। कैसे? क्योंकि इससे आगे तुझे अकेले जाना है। कैब के पैसे मैंने दे दिए हैं और ले, ये तेरे टिकट के पैसे। बस अड्डे जाइयो और वहाँ से हरियाणा के लिए बस पकड़ लियो। और बाकी तो तूने देखा ही है। हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, मैंने सब देखा। तेरे मेरे साथ यहीं तक था। ओए सुन, बाय। और क्या कर रहे हो इंग्लिश में? थैंक यू। फिर जब मैंने उसे बाय बोला तो ना उसकी जुबान पे गाली थी और ना मेरे चेहरे पे लाली। बस उदासी कब आंखों में झलक आई पता ही नहीं चला। लेकिन वो चली गई जैसे उसका काम निकल गया हो। आंख से आंसू गिरे तो दिमाग बोला, इतना तो इश्क में चलता है। और ये बोल के जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो दोनों जेब खाली हो चुकी थी। अब मैं खुद हेल्प में आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, इश्क में सब चलता है, इश्क में सब चलता है। ना दिल पे जोर था और ना दिमाग पे, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था जो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा। मुझको हुई ना खबर, मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू किन्ना मरदा है। मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करदा है। मुझे कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार करदा है। और जब मुझे मेरी पलकें कुछ सूखी सी महसूस हुई तो एक बार फिर से मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वो फिर से अटपकी थी। मैंने सोचा मेरे लिए आई है, लेकिन कमबख्त आकर कहती है, अरे मैं ना जा रही घर अकेली वकेली, वो छोड़ के आ, वो बहुत डर लग रहा है। और फिर मैं क्या करता, मेरी हंसी निकल गई। वो भी बहुत डरावनी। बोली से तो लग रहा था जैसे यूपी की हो, लेकिन ये तो हरियाणवी निकली, वो भी देसी घराने की। दरअसल मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की हरियाणवी और बोली यूपी की, कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन अब इससे क्या पूछो, ये तो खुद में एक आइटम बम है। कहीं फट गया तो गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। शहर बन गए विकास के मुद्दे और यहाँ विकास की बूंद तक नहीं गिरी। और देखो जैसे हम स्वर्ग में उतर आए हों। वो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मिट्टी की खुशबू जैसे मैंने आज ही जानी हो। ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी वो बोली, और सुन, अगर गांव में कोई पूछे ना कि मैं अपने वर्जी से भागी है ना, तो बताइयो मत ना। मैंने घबराते हुए जवाब अबे तू दिया, पागल है क्या? देख पहले ना सब सच बता दियो, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। बड़ी जल्दी सीख ली मेरी बोली। अरे मेरी माँ फटी में निकल रही है। और सुन, इससे आगे ना तुझे अकेले जाना पड़ेगा, तुझे छोड़ने का बस यहीं तक का प्रोग्राम था। वो रोने सी शक्ल बनाए मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसे आई हेट यू कह दिया हो। वैसे कहा तो आई लव यू भी नहीं था, लेकिन क्या फ़ायदा।
इसकी तो कर देंगे वो शादी उस नमूने के साथ और मुझे नमूना बनाकर पेल देंगे। मेरी सोच अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी वो बोली, बस एक बार घर तक छोड़ा, एक बार। बस यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार। ना मैं सलमान खान हूँ और ना तुम मुन्नी जो पाकिस्तान को रहम आ जाए। यार तेरे साथ देखेंगे ना तो वो लड़का समझ के मुझे पेल देंगे। यार लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी ना। यार जब तक तू बताएगी ना, जब तक तो मेरी गर्दन काट देंगे वो। और यार मैं इंसान हूँ, बकरा थोड़ी। प्लीज यार तू जा। उसके बाद वो एकदम चुप हो गई। शायद उसे मेरी बात समझ आ गई, इसलिए शायद बिना पीछे मुड़े वो ऐसे चलने लगी जैसे मैं उसके लिए कुछ हूं ही नहीं। दिल की धड़कन जैसे रोज की तरह नहीं धड़क रही थी, दिमाग की नसें जैसे रुक सी गई थी। सब खत्म सा लग रहा था। वो प्यार, इश्क की बातें सब बेकार लग रही थी, सिर्फ उसके मुड़ के ना देखने पर। और निगाहें जो उसे देखे जा रही थी तो बस कि एक बार पलट के देख ले तो बाबूजी क्या पूरे गांव की खाट खड़ी कर दे। और जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, आंख से पानी आ गिरा, मुझे हंसी आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ। दिल का जुड़ना फिर टूटना, बड़ा दर्द होता है प्यार में। और ये सब सोचता मैं निकल पड़ा दिल्ली वापस अपने घर की ओर। लेकिन पैसे कम थे तो बस स्टैंड तक मुझे पैदल ही जाना था। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मैं एक जगह बैठ गया, उसकी कुछ अच्छी यादों के साथ। कि तभी कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। और पता नहीं किसने पीछे से सर में डंडा मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आंख खुली तो साइड में 2 आदमी खड़े थे। मैंने किसी तरह उठना चाहा तो मुझे जागता देख उनमें से एक चिल्लाता हुआ भागा, बाबूजी ये जाग गया। मैंने दूसरे से पूछा, भाई मेरा डंडा किसने मारा था? भाई साहब बता दो किसने मारा था डंडा? तो उसने मुझे घूरते हुए जवाब दिया, मन ने मारा था, बोल के करेगा। तो क्या दिया साले के घुसन। और वो एक ही घुसन में ढेर। उसे क्या पता था मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। कि तभी जो आदमी चिल्लाता हुआ भागा था वो कुछ और आदमियों के साथ और एक अंकल के साथ लौटा। मैं थोड़ा सा घबराया और पहले तो उसने उसको देखा जो नीचे पड़ा था और फिर मुझे, और मेरे पास आकर बोला, अरे छोरे घनी ताकत है तेरे में, अरे मारो ना इसने। अंकल 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 वो तो मैंने बस मजाक में मार दिया था। मुझे नहीं पता था ये आपका बंदा है। और वैसे अंकल पहले तो इसने मेरे सर पे पता नहीं क्या मार दिया था और ये मुझे यहाँ पे उठा के ले आया। मैं तो इसे जानता भी नहीं। और अंकल अगर इसके लग गई ना तो मैं मरहम पट्टी मैं कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसने उन सबको रुकने का इशारा दिया और मेरे पास आकर बोला, हमारी इज्जत लौटा सकेगा। अंकल के इस जवाब ने मुझे वाकई में घुमा दिया। मैंने भला अंकल की इज्जत कब लूट ली जो मुझसे वापस मांग रहे हैं। अंकल कैसी इज्जत? शहरी क्या जानो इज्जत क्या होती है? नहीं अंकल, इज्जत का तो पता है लेकिन कभी किसी अंकल की इज्जत लूटते नहीं सुनी ना, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन आप एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ आपकी कार्रवाई तुरंत होगी। और मुझे तो लगता है ये आपके आदमी गलती से मुझे यहाँ उठा लाए हैं। अंकल प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अरे जाने दो वैसे, लेकिन बिना हाथ पैर के। अंकल 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 मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। कि तभी एक मेंढक की शक्ल का बाइक से उतरा और मेरा कॉलर पकड़ के बोला, हाँ रे, तूने कब आ जाता मेरी जान में? अब भला मेरी जान खुद आफत में है और मैं भला इसकी जान कैसे भगा के ले जाऊंगा। भाई कौन सी जान? तेरी तो। ये कहते ही उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या, सब लग गए हाथ साफ करने। और मुझे इससे पहले कुछ समझ आ पाता कि सारी पिक्चर क्लियर हो गई। वो आ गई जिसे मैं छोड़ के गया था। बाबूजी रोको इन्हें, ये वो छोरा ना है। बाबूजी रोको। उसने अपने बाबूजी से विनती की और उन्हें समझाया कि मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसे वो समझ रहे थे। लेकिन वो लोग लगातार मुझे पीटे जा रहे थे। फिर उस मेंढक ने मुझे उठाया और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे दर्द मुझे नहीं उसे हो रहा था।
फिर क्या, मैंने उस मेंढक को दिया एक घुसन, और वो भी एक घुसन में ढेर। फिर क्या, सबको मारा एक एक करके। और फिर जैसे ही बाबूजी उनके बीच में आए तो मैंने हाथ नहीं उठाया। अंकल मैं वो लड़का नहीं हूँ अंकल, मैं तो बस इसे यहाँ तक छोड़ने आया था। शायद यही बात बाबूजी को पसंद आ गई और फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली। बेटे हमने माफ कर, हमने सारी बातें का बेरा पाट किया, हमसे भूल होगी बेटा। बाबूजी ने माफ मना करो, साले ने मेरे ऊपर आटा ऐसे यो दुश्मन हमारा। ओए रुक जा, दुश्मन नहीं मेहमान है हमारा। और एक काम कर, इसने अपने कपड़े दे, सारे कपड़े फट गए इसके। बेटा 3 दिन बाद हमारी छोरी की शादी है और अटेंड करके जाइयो। बेटा इसकी मेहमान नवाजी करो, तुम लोग दिखा दो अपनी मेहमान नवाजी किसी हुआ है। चल बेटा। और फिर स्टोरी शुरू हुई मेरी दुर्दशा की। मैं टूटा हुआ अपनी चोटों को ढूंढ रहा था कि तभी बाबूजी आए और मुझे एक ऑफर किया। अरे बेटा अभी तक नहाया नहीं तो अभी? नहीं बस अंकल अभी जा रहा हूँ। बेटा हमने माफ़ करिए, जो भी हुआ ना भूल जाइए उसको। कोई बात नहीं। बेटा हमारी जितना तू घर लेके आ गया ना, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। बेटा तू दिल्ली रहता है ना? हाँ जी अंकल जी। बेटा मेरे दोस्त की 3 लड़की है, किसी ने पसंद कर ले और शादी हो गई, यहीं सेटल हो गया। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अब भला बाबूजी को कौन समझाए कि बाबूजी पसंद तो आपकी आई है। एक काम कर, तू नहा धो के तैयार हो जाए, शाम को मिलते। जी अंकल। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ तो उधर वो मेंढक मेरे पास आकर अजीब अजीब से सवाल पूछने लगा। अरे छोरे सॉरी यार, मन माफ कर दे। सॉरी क्यों भाई? अरे मन ना बेरा था कि तू मदद करने वाला है, मन तो सोची तू तो भगाने वाला है। अच्छा भाई आपको समझ तो आया, नहीं तो आप तो मेरा कीमा ही बना देते। अरे काम करते तो कुछ बात करनी, छत पर चल बैठ। एक बात पूछनी थी तेरे तक। पूछ लो भाई। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था ना रास्ते में? हाँ सब कुछ ठीक ही था। मतलब ओके रिपोर्ट थी ना, कुछ हिसाब सा तो ना होया? ऐसा वैसा मतलब? अरे तू भी कति बावली बूच है, हिसाब सा समझ। थोड़ी देर तो मेरे भी समझ नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन इसके गलत इशारे देखकर मैं समझ गया। अरे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो आप, गलत समझ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। बढ़िया है, हिसाब सा कुछ होना भी ना चाहिए, न तने दिल्ली तय ना छोटू छोरे में। अजीब बंदा है, धमकी दे रहा है जबकि साला एक घुसन में ढेर हो गया था। वही बात थी, अपनी गली में कुत्ता भी शेर। और फिर जब मैं वहां से निकला तो मेरी नजर उस पर पड़ी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी मेरी नजर उस मेंढक पर पड़ी। वो हमें घूर कर देख रहा था। फिर मैं वहां से निकल गया और उधर वो मेंढक मुझे मारने का प्लान बना रहा था। सुनो रे। हाँ भाई। रात ने के खाने में जहर मिला दो, बताइए का राम राम सत्य हो जाएगा। मुंह भी घना गंदा है, फूकियांगे सुसरे ने। ठीक है भाई। ठीक है भाई। रात हुई तो प्लान के मुताबिक मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया। अरे मिला दिया जहर? भाई खाने में पूरा जहर मिला दिया। फिर खा लिया उन्हें? खाने वाला है। ठीक से। अरे सुने, नजर रखे ऊपर, सो मत जाइयो दोनों के दोनों। पूरी रात उनकी नजर मुझ पर थी। अबे क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे भी अजीब लग रहा था कि साले सो क्यों नहीं रहे। लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह चैन की नींद लेकर उठा। आदत तो थी घूमने की, तो मैं खेतों की तरफ चल दिया, लेकिन बहुत ज्यादा ओस थी। थोड़ी एक्सरसाइज की। वो तीनों खेतों पर अंगड़ाई लेते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी रात जागे हों। भाई साहब हमारी तो पूरी नींद खराब होली, पर यहाँ का तो पेट भी ना खराब हुआ। साढ़े तुमने मिलाया था ढंग से? भाई मिलाया तो ढंग से था, पता नहीं असर कौन हुआ। कौन सी दुकान से लाया था?
पप्पू हलवाई की दुकान से लाया था मैं। बैठ। अरे भाई जहर एकदम असली था, कहीं घर पे तो। अरे बाबूजी जान तो मार अरे चलो। घर पहुंचे तो उसने मेंढक को पकड़ लिया और बोली, भाई भाभी वो खाना मैंने बदला, और हाँ आज के बाद तने ऐसी हरकत करी ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। समझ में आई तेरे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं। हाँ लेकिन जलन हो रही थी, लेकिन जलने के अलावा और कर भी क्या सकता था। और मुझे देखकर वो चली भी गई थी, इसलिए मेरी दाल अब नहीं गलने वाली थी और मैं बाबूजी से विनती करने आखिरी बार गया। अंकल जी बोलो बेटा। मैं घर जाना चाहता हूँ, दिल्ली। बेटा कल ही की तो बात है और परसों शादी है घर में। और मैंने वो 3 लड़कियों की फ़ोटो दिखाई थी, कोई पसंद आई उसमें? अरे नहीं अंकल जी। बेटा जैसी तेरी मर्जी, पर शादी के बाद जाना बेटा। अब भला बाबूजी से और कितनी बहस करता, और फिर मैं उनकी बात मान गया। ओके अंकल जी। और फिर मेरा मन भी तो नहीं लग रहा था। सच बताऊं तो जब से यहाँ रुका हूँ उससे एक बार भी बात नहीं हुई, लेकिन शायद ऐसे माहौल में बात करना ठीक भी नहीं था। लोग गिद्ध की तरह मुझे देख रहे थे और शायद वो भी तो खुश थी। लेकिन मुझे आज भी इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि इसकी लैंग्वेज इन लोगों से अलग क्यों है, लेकिन वो भी जल्द दूर हो गई। मैंने बाबूजी से डरते डरते पूछ ही लिया, बेटा क्या बताऊँ, मेरी शादी हुई थी लेट, और जो उसकी माँ है वह है यूपी से और मैं हूँ हरियाणा का। इसका प्यार अपनी माँ तक ज़्यादा है, इसलिए माँ की लैंग्वेज ज़्यादा सीखी। अच्छा, और अंकल इसने बताया था कि इसकी छोटी बहन भी है, वो भी नहीं दिख रही। हाँ बेटा, जिस दिन यहाँ घर तक भागी थी, उस कड़े से बचने के चक्कर में हमने अपनी बेटी को उसके मामा दौरे भेज दिया। अच्छा, फिर तो शादी तक तो आ ही जाएंगे सब। हाँ शादी में तो सब आएंगे, आप देखना। शाम हुई तो वो मेंढक और उसके चमचे मुझे पूरे दिन की तरह घूर रहे थे। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि यार बस कल का दिन और वो चली जाएगी हमेशा के लिए, और मुझे फिर अकेले जाना होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो आ गई। इन्हें हुआ। अबे सब बैठे हैं। अरे यार और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। और सुन, ओए पहले तो मेरी बात सुन यार, ऐसे कौन लाता है? नीचे सब बैठे थे और तेरे वाला तो वैसे ही क्लचता है यार मुझसे। तू पागल वागल है क्या? तो अभी भी नहीं लग रही है? मैं वो बंदर से ब्याह करूंगी। एक सच बात बताऊं, वासु बहुत सही तू है, बता करेगा वासु ब्याह? तू पागल तो नहीं हो गई कहीं? कहीं तेरा फिर से हाँ कोई हाँ, भागने का प्लान है मेरा। बतेरी फिल्म देखी है मैंने, बहुत एक्सपीरियंस है, भाग जाऊंगी मैं। लेकिन अगर तू मुझसे प्यार करे ना तो मेरी यार भागना पड़ेगा। मैं तेरे साथ भी रह लूंगी तो उससे ब्याह भी कर लूंगी। माना कि मैं थोड़ी बहुत काली हूँ जुबान की, लेकिन दिल की बहुत साफ हूँ। वो बढ़िया ना मिलने वाली तो कोई देख ले, करेगा? देख पागल मत बन, अगर किसी ने साथ में देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं यहाँ जिंदगी भर साथ रहने के ख्वाब देख रही हूँ और तू देखने दिखाने में अटका पड़ा है। बाबूजी क्या कहेंगे यार? बाबूजी का तेल लेने 2-4 साल में 2-3 पोता पोती थमा देंगे, फिर कुछ ना कहे वे। तेरे को शर्म नहीं आती? ना आती। और सुन, कल सुबह 4 बजे तक तू तैयार रही हो, मैं बुनबुन की पटपटिया लेके आ जाऊंगी, ठीक है? बुनबुन की पटपटी? अबे भून। बड़ी कठिन थी, कहने और समझने को उसने वक्त ही कहाँ दिया था। वो तो बस भागने को कह गई थी, लेकिन कैसे? क्या हम सच में भाग पाएंगे ऐसे माहौल में? डर लग रहा था। सोचा मना कर दूं, लेकिन अपने इस दिल की धड़कन का क्या, जो बार बार मुझे उकसा रही थी, और दिमाग जो बस यही कह रहा था कि ये गलत है। अबे अगर तुम पकड़े गए ना, वो तो बच जाएगी, उसका तो घर है। तू तो बेमौत मारा जाएगा। नहीं बे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला। डर गया तू? अबे पागल, प्यार कुर्बानी मांगता है, हिम्मत मांगता है। अबे तो क्या सुसाइड कर लूं? और उसका क्या? आज मैं पसंद आया हूं, कल को कोई और पसंद आ जाएगा, वो तो उसके साथ भाग जाएगी। देख, उसका भागना तो तय है,
लेकिन तेरी पसंद का क्या? सच बोलूं तो पसंद तो है वो मुझे, लेकिन जो उसकी वो काली जुबान है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। झूठ मत बोल, तुझे सब पसंद है। और मैं तो कहता हूँ कि तू उसे लेकर कहीं दूर चला जा, जहाँ पे सिर्फ तू और वो हो, बाकी कोई ना हो। मुझे दिल की ये बात दमदार लगी। सोचा दिल सही कह रहा है, इतना बड़ा देश है, कहाँ ढूंढेगा इसका बुढ़ाऊ। और फिर मैं अंदर चला गया और न जाने कब उसके ख्यालों के साथ मेरी आंख लग गई। सुबह के 4 बजे तो उसने गेट खोला और मुझे जगाया। मैं चिल्ला पड़ा। अरे सुन, कौन कौन कौन? पागल है क्या? अगर कोई जाग गया ना तेरी अर्थी उठ जाएगी। मेरी अर्थी? और मेरी अर्थी क्यों उठेगी? ना ना मेरी उठेगी। लड़की कौन भगा रहा है? अबे तू अपनी मर्जी से तो भाग रही है। तो यह बात की उन्हें तो ना पता, और जब तक उन्हें पता चलेगी ना तेरी गर्दन काट देंगे। मतलब मेरा कटना फिक्स है? मतलब तू मुझसे प्यार ही ना करता? बहुत करता हूँ माँ, चल जानू मिले, चल चलूंगा, चल जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, जल्दी। बैठी पर जूते। प्यार में सब जायज है, ये सोच के मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन आगे का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। एक बूढ़ी औरत और उसके साथ वो मेंढक और उसका चेला पता नहीं सुबह 4 बजे कहाँ से आ रहे थे। अब बताने और सुनने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने घबराते हुए उसकी ओर देखा तो उसके मुंह से निकला, दादी। दादी, अब ये कहाँ से आ गई? यार ये तो हमारे पुराने वाले घर में रह रहे। ये सुबह 4 बजे यहाँ क्या करने आ रही है? इसका मतलब वो इसकी दादी थी। अब की बार और बचा ले भगवान, फिर इसकी क्या, दिल की भी नहीं सुनूंगा। लेकिन दादी फिर पास आकर बोली, छोरी छोरी, तू बहुत बेशर्म और हिम्मती हो गई। क्या समझी थी भाग जावेगी? अरे तेरी माँ यहाँ नहीं है, इसलिए 24 घंटे मेरी नजर तेरे पे रहती है। माँ बाप के प्यार का नाजायज फायदा उठाएगी तू? और तू छोड़ा, लड़की भगाने की सोच रहा था? अरे लड़की भगाने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए? अब मुंह क्या बंद हो गया है तेरे में इतना बड़ा कलेजा? अगर है तो मैं चीर के रख दूंगी, और अगर नहीं है। रहने दे दादी, तू अंदर जा, इन्हें तो हम देखेंगे। ये सुनते ही मेरी हवा टाइट हो गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, इससे पहले मेरा कुछ टूटे। मैंने सोचा माफी मांग ली जाए, और फिर क्या, मैं लिपट गया दादी के पैरों में। दादी मेरी कोई गलती नहीं, दादी मेरी कोई गलती नहीं, दादी दादी दादी। शायद भीख में दादी से माफी ही मिल जाए, लेकिन दादी ने तो लात मार दी और पीछे पलट के नहीं देखा, और पीछे से किसी ने डंडा मार दिया। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, जैसे उसकी गलती की सजा मुझे मिल रही थी। लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। मैं विनती करता रहा, भाई मेरी गलती नहीं थी भाई, भाई मेरी गलती नहीं थी। मैं बेहोश था और वो मुझे मरा समझकर वहीं छोड़ गए, और मैं पूरी रात वहीं पड़ा रहा। सुबह मेरी आंख खुली जब सूरज की रोशनी ने मेरी आंखों के अंदर जलन शुरू की। सारा शरीर टूट रहा था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
किसी तरह मैं पेड़ के सहारे बैठा तो दिमाग बोला, कहा था ना तुझसे पंगे मत ले, तुड़वा लिया हाथ पैर। जा आजम जा, उसे बचा ले। अबे क्या खाक बचा लूं, इधर हाथ पैर तो उठ नहीं रहे, उसे कैसे बचाऊंगा? मर जाएगी वो। अबे वो मरेगी? अबे वो बंदे मार दे। और वैसे भी ना शादी से पहले सबका यही ड्रामा होता है कि मुझे पति पसंद नहीं है, मुझे पति पसंद नहीं है, और शादी के बाद मेरा पति मेरा परमेश्वर है। तो भाई जाने दे, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तेरी पसंद का क्या, भूल जाएगा तू उसे? अबे इतनी पिटाई के बाद मैं अपने आप को भूल जाऊं, वो क्या चीज़ है? सही कहती थी वो, तू उसे प्यार ही नहीं करता। तू एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ खुद से प्यार करता है। और सुन, ज़्यादा इमोशनल मत कर, ठीक है? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। और ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे फौजी की तरह जंग पे भेज रहा है। भाई मुझे माफ कर और रहने दे। लेकिन यार उसे चुप, मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर दिल्ली वापस, मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैं निकल पड़ा अपने घर दिल्ली की ओर। लेकिन उधर उसकी दादी उसकी जबरदस्ती शादी करा रही थी। पहन इसे। दादी नहीं, दादी बहन। नहीं, ये पहन। दादी बोलो करना। काट के रख दूंगी ये बोलगी दे। हट जा दादी, इन्हें तू मार पर छोड़ दे, फेरे थे बह पड़ेंगे। सुन रहा है? जपन डंडा लेगा। भाई तुमने तो कतई चाड़ा पाट दिया, साली शादी हो तो अपनी संस्कृति बना तो हो ही ना। और भाई भाभी तो अभी नाराज है, स्वागत वाले दिन तो मान ही जाओगी। तो तुम कतई ठीक सो भाई, स्वागत ना दूसरा ग्लास लंबा वाला लिए। दादी नहीं, दादी नहीं, चल दादी चल। और वो परी जब लाल जोड़े में आई तो सबकी आंखें उस पर टिक गई, और उसकी आंखें जैसे कब से रो रही हों। लेकिन दादी को उसका रोना नजर कहाँ आ रहा था। दादी मैंने कल कैसे भी चल। दादी बोलो करना। चल। छोड़ो, दादी। अरे छोड़ा, लेके जैसी। दादी नहीं। अरे सुना कि नहीं, लेके जैसी। और उस मेंढक ने उसे जबरदस्ती ले जाकर मंडप में बैठा दिया। वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन शायद बाबूजी दुखी थे। माँ, जब छोरी की मर्जी ना है तो क्यों जबरदस्ती शादी करने लग रही इसकी? चुप, घर में बड़ा कौन सा है, तू के मैं? और छोरी ने ज्यादा बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही तेरे लाड प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया है। अब मैं जो करने लग रही हूँ मने करने दे। पंडित ने मंत्र पढ़ने चालू किए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओए! लेकिन एक शोर ने सबको चौंका दिया। मैं वापिस आ गया था। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर ये कहावत सही है कि प्यार में सब जायज है, तो जायज ही सही। मैं उसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। किसी ने सच ही कहा है, इश्क पे किसी का जोर नहीं, हर दिल बेकाबू रहता है। चाहे आगे आग का दरिया हो या आंधी तूफान, 7 समुंदर पार भी पीछे पीछे आशिक आ ही जाता है। और अब सोच से काम नहीं चलने वाला था, कुछ करके दिखाना था उस पागल के लिए। तो फिर जिंदा बच का आ गया, कोई ना आता गया और जिंदा बच कर जावा कोनी। अरे भाई ये बेशरम है, इतनी मार खाने के बाद भी साला दोबारा आ गया यहाँ पिटने के लिए। भाई आशी गए हो, इसे पिटाई का डर कोनी। तेरा फूफा लग गया ना तो पर खड़े क्यों, डरने की तारे मार डालेंगे।
फिर क्या था, डंडे निकल आए, लेकिन अब डर नहीं था, न डंडे का और न उनका। और फिर मैं बोला, अबे सालो, तुम्हें किसी ने इतना भी नहीं सिखाया कि दूल्हे का स्वागत कैसे किया जाता है? लेकिन दादी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे भाई, प्यारी तो किया है, और जिसे किया है तो उसकी दादी है, इसमें गुस्सा किस बात का। लेकिन तभी वो बोली, बहुत हो गया रे तेरा छोरा, अब देख क्या देख रहे बट्ठो, फूंक डालो इसने। मुझे हंसी आ गई एक शायरी याद करके। मुझे मारने आए थे तेरी गली के कुछ लौंडे, ये न समझियो साला समझकर छोड़ दूंगा। मुझे आदत नहीं भले ही, पर तेरे कहने पे आके सारा का सारा जहां फूंक दूंगा। और फिर जब तीसरा डंडा मेरे सर पे लगा तो वो रोई। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर जब मैं मेंढक की तरफ बढ़ा तो दादी बीच में आ गई। मैं रुक गया और दादी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दिया। अरे मैं हंस पड़ा, फिर एक थप्पड़। बड़ा बेशर्म रे छोरा तू। तेरे जैसा ढीठ छोरा मैंने नहीं देखा। दादी क्या है? और फिर आखिरी बार में वो बीच में आ गई और चिल्लाकर बोली, तुम मेरी दादी कभी ना हो सकती। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो सब, अगर अब किसी ने आप पे हाथ उठाया ना तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी और तुम सबके सब फिर जेल जाओगे। जेल तो मैं... फिर उसकी दादी उसका गला दबाने लगी। मैं रोक पाता, उसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, पागल होगी तू। जब छोरी ने छोरा पसंद नहीं है तो जरूरी है जबरदस्ती शादी करनी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, वो भी इस छोरी की खातिर। बात तू गलत कर रही है। तो तू क्या चाहे? ब्याह दो उसके गिला, कर्जा तेरा बाप भरेगा। हमारा माथा सनक गया। कर्जा? कैसा कर्जा? फिर उसने अपने बाबूजी से पूछा, कर्जा? कैसे कर्जा बाबूजी? बाबूजी जैसे कुछ छुपा रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई उस मेंढक की। मारा कर्जा पूरे 20 लाख लिए थे गिन के। बताता क्यों ना बाबूजी, औकात ना थी तारे पीछे देने की। ये हमारे ब्याह होने लग रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बाबूजी तुम्हें? बोलो बाबूजी, बोलो। रुक्का जो पड़वाना था गांव में दिखावे के लिए। बात तेरी जिद के कारण किया था ये सब। अच्छा हाँ। फूटी कौड़ी ना थी थारे दोरे। कहाँ से करता बड़ी बेरी का ब्याह? कौन देवे था कर्जा तन्ने? अरे मन ने दिए थे रुपये। अरे ब्याह ना होता हो तो मन मेरे पूरे 20 लाख इब्बे चाहिए। बाबूजी चुप थे, निराश थे, अपनी गलती पे पछतावा कर रहे थे। और उधर वो मेंढक लड़की की तरफ बढ़ा तो मैं सामने आ गया। मुझे सामने देख वो काली जुबान बोली, तू दे देना ऐसे पैसे, तेरे पास तो होंगे ही ना। पैसे? मेरे पास कहाँ है पैसे? तो फिर कैसे करेगा इसका हिसाब? बड़ी मुसीबत ले ली मैंने अपने ऊपर। हम तो इश्क में जान देने आए थे, अब तो वो कर्जा भी हमसे उतरवाएगी। वाह भाई वाह, अब तक जान, अब रुपया भी। उसने फिर दोहराया, एक काम कर, अपने घर के ने पूछ ले। ये शब्द मुझे इतने बुरे लगे कि लगा इसे यहीं छोड़ दूं इस मेंढक के लिए। लेकिन दादी और बाबूजी मुझे इस उम्मीद से देख रहे थे कि लगा हाँ कर दूं, लेकिन फिर मुंह से निकला, घंटा, मेरे पास नहीं है कुछ पैसे वैसे। और फिर मेंढक बोला, अरे की भिखारी गल जान के सोचा है तू? मेरी गल चाल, रानी बना कर रखूंगा रानी।
इन्हें तो कदे लाख की गड्डी में ना देखी होगी। माना हमारे भाई की शक्ल थोड़ी मेंढक जैसी है, लेकिन पैसों में जोर है, जोर। चुपे। और फिर क्या, वो गई उसके पास जैसे सच में नोटों में जोर है और दिया उसके। फिर जो वो बोली सच में दिल जीत लिया। यूं चाटा तेरे लिए जो ना है, यूं उन सब लोगों को है जो सिर्फ दिखावे के मारे अपनी बेटी का घर उजाड़ देवे, शादी ब्याह को मजाक बना के रख दिया सिर्फ दिखावे के लिए। क्या मिला? कुछ दिन की वाहवाही बस। बाबूजी आप समझते क्यों नहीं? मुझे दिखावे से ज्यादा एक प्यार करने वाले इंसान की जरूरत है, पैसे मांगने वाले की नहीं, जिसे मेरी अहमियत हो, झूठे दिखावे और दहेज की नहीं। बाबूजी एक ये है, मुझे आज तक इसका नाम भी ना पता, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए जान देने को तैयार है। और एक ये जिसे लगा कि सब कुछ खत्म तो अपने पैसे के लिए काला रंग दिखा दिया अपना। ऐसे चूतिए से शादी नहीं करनी मुझे। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी भी निराश थे, लेकिन वो मेंढक फिर से बोला, अरे चूतिया ना बनूं मैं, या तो मेरा ब्याह होगा आज या मन मेरे पूरे पीछे चाहिए बे। लेकिन फिर पीछे से आवाज आई, रुको रे। अरे प्रधान जी, काम की इज्जत मारी इज्जत, और मारे होते हुए ये गलत काम। रही बात पैसे की, ये रहा तेरा पैसा, ये रहा तेरा सूट। और फिर वो मेंढक वहां से मुंह लटकाए निकल गया। अरे प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। और फिर बाबूजी ने प्रधान जी के आगे हाथ जोड़े तो प्रधान जी बोले, सोनी जी हाथ हमारे आगे मत जोड़िए, हाथ अपनी बेटी के आगे जोड़िए जिसके साथ आप लोग गलत कर रहे थे। चाचा जी, तो मैं इससे ब्याह कर लूं? हाँ हाँ कर ले। हाँ कर लो बेटा। तो दोस्तों, यही थी मेरी लव स्टोरी। प्यार में सब जायज़ है। फिर हमने सबका आशीर्वाद लिया और हमारी शादी हो गई। और आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। बाबूजी के कहने पे मैं वहीं बस गया, लेकिन उसने मेरा नाम आजम से बदलकर कुछ और ही रख दिया। जानना चाहोगे क्या? ओए! ओए चूतिए! ये शाम को घर जल्दी आइयो। तू पागल है? शादी को पूरा 1 साल हो गया, तू मुझे आज भी इसी नाम से बुलाती है। वो बात यूं है कि तो जब भी देखूं ना, पहले दिन वाली फीलिंग आवे। गाइस, तो कैसा लगा हमारा फाइनल पार्ट प्यार में सब जायज़ है? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, और कमेंट करके बताना कि आपको सच्ची में कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल हुला बॉयज़ को सब्सक्राइब कर लो। और साथ में भाई का चैनल है अजीत सोनी, उसे भी जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन।